आज की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर रोज़ हम एक ऑर्गेनाइजेशन फीचर करते हैं कि ऐसा इनिशिएटिव जो आपको फलाह के रास्ते पे दावत देता है। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, दीज इनिशिएटिव्स अलाउ यू टू कंट्रीब्यूट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द बिगर नेकी। आज हम बात कर रहे हैं जी शौकत खानम हॉस्पिटल की। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। जानते हैं आपको, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं एज ए CEO ऑफ शौकत खानम। हमारे लिए खुशखबरी ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची का जो हस्पताल है शौकत खानम हॉस्पिटल, इट इज़ नियर कम्प्लीशन। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर में इसका बाकायदा द डोर्स विल बी ओपन। लेकिन अभी भी बहुत तरीके हैं कि आप इस कार्य खैर में, इस इनिशिएटिव में, इस रेवोल्यूशन में शामिल हो सकते हैं। बिकॉज कल भी हम ये बात कर रहे थे कि लुकिंग एट द हैरोइंग नंबर्स वी नीड मेनी सच इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स। तो आइए ज़रा बात करते और जानते हैं कि आप और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स शौकत खानम हॉस्पिटल कराची। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। शुक्रिया। फैसल साहब, आई सी द वर्क इज़ बीइंग गोइंग ऑन फॉर अ वाइल नाउ। बहुत सारे मुझे लोग पर्सनली ऐसे मिलते हैं who have been contributing and who have become literally like your advocates and your ambassadors in Karachi. What more needs to be done? देखिए, अभी a bunch of work is still remaining. अभी जो ढांचा है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो बन चुका हॉस्पिटल का। अब उसकी फिनिशिंग स्टेज जारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस काबिल होंगे कि 29 दिसंबर को एंड ऑफ दिस ईयर हम उसका बाकायदा इनाग्रेशन कर दें इंशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है महंगाई का भी दौर है, डॉलर और रुपये का भी चेंज हुआ है। सो इसमें जो हमें कंटिन्यूड फाइनेंशियल सपोर्ट है वो डेफिनेटली चाहिए। हमें ज़कात, अतियात, डोनेशंस हर सूरत में चाहिए ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें बर वक्त और उसी मेयार के मुताबिक जो हमने सोच रखा है या जो इंटेंशन। एक और दूसरी जो है ज़रूरत वक्त के साथ बहुत अहम होगी और जो हम थोड़ा सा ब्रेक में बात भी कर रहे थे वो और एज़ टाइम गोज़ ऑन अगले चंद हफ्तों और महीनों में हम बतदरीज एक प्रोग्राम के तहत जो हमारी ओपन वैकेंसीज़ हैं वो एडवर्टाइज़ करेंगे। कुछ तो हम पहले से लेके कर रहे हैं, कुछ हमारे लोग ऑलरेडी इन ट्रेनिंग है एट द लाहौर कैंपस फॉर एग्ज़ाम्पल। बट कमिंग क्लोज़र टू द डेट तो फिर हमारी हायरिंग जो है वो बढ़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगी, फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए होगी। हम जैसे बात कर रहे थे डॉक्टर फैसल, आपको लगता है कि दिस इज़ लेस ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल प्रॉब्लम एंड मोर ऑफ अ फेथ क्राइसिस? इस वक्त जो हमारे यहाँ लोग हैं ऑलरेडी, जो हुनरमंद लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये मुगालता है कि वेयर आर वी गोइंग एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री। तो शायद बिकॉज दिस इज़ पोर्टेबल रिसोर्स, ग्लोबली बहुत इन डिमांड है, आपको कितनी मुश्किलात का सामना इनको रिटेन करने के लिए? ये बिल्कुल चैलेंज है और आई थिंक और ये हम कई साइकिल्स में देख चुके हैं गुज़िश्ता 3 दहाइयों में। एटलीस्ट मैं आपको अगर शौकत खानम की मिसाल दे के दूँ तो जब कभी भी इंस्टेबिलिटी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और जब ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो ख़ुद ब खुद जो प्रोफेशनल है वो सोचता है कि ख़ासतौर पे एक स्टेज और एज का प्रोफेशनल वो सोचता है कि अभी मेरी फैमिली यंग है, मेरी नीड्स हैं, मैंने मकान बनाना है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मेरी अपनी नीड्स हैं। तो वो ख़ुद ब खुद मुल्क से बाहर देखना शुरू हो जाते हैं। जो मुल्क से बाहर हैं उनको अट्रैक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और जो आपके पास हैं उनकी भी नज़र जो है वो दाएं बाएं जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको रिटेन कर पाएँ। बहुत प्रेशस रिसोर्स होती है, इतने साल लगते हैं एक अच्छी नर्स या डॉक्टर या एक टेक्निकल अमले को तैयार करना और दीगर फील्ड्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब देखें अस्पताल तो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज से नहीं चलते ना, बहुत सी और स्पेशलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ है और वो आप इट इज़ अ सिखाते हैं। कंप्लीट इकोसिस्टम दैट यू हैव टू मैनेज, जिसके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि मैनेजमेंट स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। आईटी अब एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बन चुका है। दवाइयों की अगर बात की जाए, उसकी प्रोक्योरमेंट, सप्लाईज़ को यकीनी बनाना, इट्स अ होल वर्ल्ड आउट देयर। लेकिन फैसल साहब मुझे बताइए, कुछ मैं सोसाइटल स्टिग्मास एंड मिथ्स की भी बात करना चाहूँगी। लोगों का अक्सर ख्याल होता है, बिकॉज एक हमेशा हमारी सोसाइटी में किसी भी मर्ज़ को ले लें, मरीज़ और मुअल्लिज के बीच में, अस्पताल के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप रहती है एंड अनफॉर्चुनेटली दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन समटाइम्स वायलेंट केसेस। एक तासुर ये है कैंसर पेशेंट के जहन में कि अगर तो उसका मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, 3rd या 4th स्टेज में है, तो अस्पताल उसका इलाज करने के लिए आमादा ही नहीं होता एंड दे फील दैट अनदर कैंडिडेट हु प्रॉब्ली हैज़ बीन डायग्नोस्ड एट एन अर्लियर स्टेज या जिसके बाकी फैक्टर्स उसके हक में हैं कि एज कम है एट्सेट्रा, ज़्यादा सेहतमंद है, तो फिर रिसोर्स को उस तरफ मोड़ दिया जाता है। ये तासुर कितना सही या गलत है? ये तासुर भी ठीक है और इसके पीछे बेसिस भी है। तो ये सिर्फ तासुर नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट भी है कि जहाँ कहीं भी, और ये उमूमी तौर पे आप देखिए, जहाँ कहीं रिसोर्स कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो अज़ खुद जो केयर प्रोवाइडर है या केयर
प्रोवाइडर का प्लानर है, जो भी इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, वो देखेगा कि अच्छा मेरे पास रिसोर्स इतनी है और नीड इतनी है, एक अनार 100 बीमार वाली बात, तो फिर आप इसको कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे। सही। और एक प्रेशियस रिसोर्स है, डोनर ने दी हुई है या आपने इकट्ठी की हुई है, उस सूरत में आप उसको उसका सबसे बेहतर और अक्लमंद दानिशमंद इस्तेमाल क्या है, ऑप्टिमल यूज़ क्या है, और उस ऑप्टिमल यूज़ के चक्कर में फिर आप प्रायोरिटाइज करते हैं टू डायरेक्ट केयर टू दोज दैट आर मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट, जिसका मतलब ये है कि जिनको बेहतरी आने का चांस है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगर किसी की एडवांस स्टेज डिजीज़ है तो उसको इलाज का हक, या कम से कम एक अप्रोप्रिएट केयर, पैलिएटिव केयर ही सही, लेकिन उसका हक भी हासिल है। तो उस सूरत में आपने ये चीज़ लोड को थोड़ा बैलेंस करना होता है और रैशनलाइज करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर औक़ात, चूँकि हम बड़ा मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क है, रिसोर्सेज की कमी होती है, तो हमेशा जहाँ कहीं आपको केयर प्रोविज़न मिलेगी, आपको वहाँ राशनिंग और रैशनलाइजेशन ऑफ वन वे और दी अदर मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, जैसे आपने खुद कहा कि ये इक्विटेबल नहीं है। हम आज ही की दुनिया में देखते हैं कि अफ्रीका के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ बाकायदा कुरानदाजी होती है कि भाई जिसका फ़ाल निकल आया सिर्फ इलाज उसको मिलेगा। दैट्स नॉट द केस। एक बड़े डिस्पैशनेट तरीके से प्रैक्टिकल होकर कभी कभार आपको चीज़ों पर देखना पड़ता है। अगर एक यंग इंसान है, अर्ली स्टेज पर उसका कैंसर डायग्नोस्ड है, उसके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर रिसोर्स वहाँ मोड़ दी जाती है। मैं बल्कि थोड़ा सा आपकी इजाज़त से थोड़ा सा, हम इसमें एजिस्ट भी नहीं होना चाहते, हम नहीं चाहते कि सिर्फ उम्र की बेसिस पे ये डिसीजन हो रहा है, लेकिन हम देखते ये हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें इलाज से बेहतरी का चांस दिखता है साइंसी एतबार से, एक, और आप में कैपेसिटी किस किस चीज़ की है। देखिए, अगर आपको कैपेसिटी 100, कोई एक कैंसर ले लेते हैं, उसके 100 मरीज़ों के इलाज करने की है और आप 200 ले लेंगे, तो यकीनन जो 200 के 200 हैं सबका इलाज डिटीरिएट करेगा, डाइल्यूट करेगा। Obviously. बहुत बेहतर है कि जिनका आप इलाज कर रहे हैं, कम से कम उनका आप 100% अच्छा और मेयारी इलाज करें। एक और सवाल जो अक्सर लोगों को आता है, लोग ये अस्यूम करते हैं कि कैंसर से ज़्यादा मुश्किल कैंसर का इलाज है, तकलीफ़देह है, सब्र आजमा है, पेशेंट के लिए भी, फैमिली के लिए भी। नॉट टू डिस्करेज पीपल, लेकिन ये मिथ क्यों है? लोगों को अक्सर आप ये देखें कि डायग्नोसिस के बाद भी वो इलाज से घबरा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ इस सोच के पीछे हिस्टोरिकल रीजंस हैं जी, और कुछ रियलिटी है। हिस्टोरिकल रीजंस ये हैं कि शुरू में जब कैंसर के ये नए इलाज आए, कीमोथेरेपी खुसूसन आई, तो उसमें नौजिया, वॉमिटिंग, ज़ाहिर है हेयर लॉस, ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई और सामने आई, इससे लोग डरे और घबराए। बहुत सी चीज़ें इसमें बेहतर हो गई हैं, बहुत से तरीका इलाज जो हैं उसमें साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स को केटर करने की काबिलियत है मेडिकल साइंस, उसमें भी उसने तरक्की की है। सो बेशक वो चीज़ें मौजूद हैं या थीं, लेकिन उनको टैकल और डील करने में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कठिन भी है, मुश्किल भी है, लंबा भी है, और इसके लिए जो और सब्र आजमा है, और ये सिर्फ मरीज़ नहीं उस इलाज के थ्रू गुजर रहा होता, वो तो बेचारा या बेचारी गुजर ही रहा होता है। जो सारा ख़ानदान है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एक घटा सी छा जाती है, बोझ छा जाता है। और बहुत साल पहले मेरा एक क्लास फेलो दोस्त, उनकी वालदा को कैंसर हुआ, तब मुझे शौकत खानम से बराह रास्त कुछ नहीं, उस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट था। तो उसने कहा, देखो फैसल, अपनी माँ के एक्सपीरियंस उसने कहा देखो, ये जो है ना, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इलनेस ऑफ द होल फैमिली। मेडिकल तो अपनी जगह है सो, लेकिन जो साइकोलॉजिकल बोझ और बार सारे ख़ानदान पे पड़ जाता है, आप उसको सोच नहीं सकते। और फाइनेंशियल तो फिर है ही, जिसके पास वो मीन्स ही नहीं है, तो वो 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को एक वक्त पे लड़ रहा होता है। आपकी बहुत सारे, आपने जैसा कहा, यू आर ग्रीविंग द फैक्ट दैट यू नो योर लव वन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट। फिर अगर आपके पास आपकी जेब में इतनी इस्तात ना हो कि आप उसका इलाज करा सके, फिर अगर आप इलाज करवा भी रहे हैं, योर फैमिली स्ट्रक्चर, यानी जो सेहतमंद हैं उनकी जिम्मेदारियाँ अलग हैं, एक मरीज़ को लुक आफ्टर करना अलग है। आई हैव हर्ड पीपल से कि मुझे हंसते हुए या मुस्कुराते हुए मुझे गिल्टी फील होता था। आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। सर्वाइवर्स गिल्ट, प्रोवाइडर्स फटीग, जो ठीक होता है उसको एक गिल्ट आनी शुरू होती है कि मैं, और लोग थक जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं, स्पाउसेस थक जाते हैं, माँ बाप जो हैं उनमें भी फटीग आ जाती है। माँ बाप प्रॉब्ली लीस्ट थकते हैं क्योंकि वो एक कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया, लेकिन बहरहाल हर किसी पे इसका बोझ आता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि अभी भी व्हाट्स योर बिगेस्ट बोन व्हेन यू लुक एट कैंसर पेशेंट्स, आगाही की कमी, लेट डायग्नोसिस, एंड द रीज़न व्हाई इट्स सो प्रेवलेंट। मैं देख रही थी सोनाली बिंद्रे, मशहूर एक्ट्रेस इंडिया की, शी फेल्ट द सेम गिल्ट। शी इज़ लाइक कि मैंने तो हमेशा ज़िंदगी में अपना ख्याल रखा, आई हैव अडॉप्टेड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आई जस्ट डिड नॉट नो कि ना मैं नेगेटिव थिंकिंग करती हूँ, ना मैं टॉक्सिक हूँ, ना मैंने कोई
ऐसी चीज़ की, मुझे क्यों हुआ, ये सवाल अक्सर लोग कर रहे होते हैं, आपने इसका क्या जवाब सोचा? देखिए, कैंसर की जो ओरिजिन्स हैं उसमें कुछ ऐसी हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, इन द सेंस कि उसमें कुछ जेनेटिक कॉज है फॉर एग्जांपल। लेकिन बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं और बहुत सारे कैंसर्स के अंदर जो प्रीडिस्पोजिशन है, जो रिस्क है, वो तब्दील होता है बाय अडॉप्शन ऑफ सम हैबिट्स। तंबाकू नोशी जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। टोबैको अगर कहें, हार्ट डिजीज़ की तो है सो है, कैंसर के साथ जो उसका वाबस्ता रिस्क है वो बहुत हैवी और हाई है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल मैटर करता है। एक्सरसाइज करना या एक्टिव रहना या अपने वज़न को कंट्रोल में रखना या दीगर जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं उनको काबू में रखने से बाहर कैफ आपके जो कैंसर का रिस्क है वो इनडायरेक्टली बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से कम हो जाता है। लेकिन अगर एक बहुत डायरेक्ट चीज़ मैं बताऊँ तो जैसे तंबाकू का इस्तेमाल है। इसी तरह हमारे मुल्क में बहुत अहम चीज़ जो है वो इन्फेक्शंस है, मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है जो नीडल्स के ज़रिए फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए फैलता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल हेपेटाइटिस सी या बी है। और इतना ज़्यादा हेपेटाइटिस सी है पाकिस्तान में कि जब वो अगर इलाज के थ्रू नहीं गुजरेगा तो वो सिरोसिस की तरफ जाता है, फिर इवेंचुअली उसमें से कुछ प्रोपोर्शन में कैंसर भी बनता है। तो ये भी प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो बिगेस्ट बोन यही है वाकई कि कई दफ़ा हमारे मेडिकल सिस्टम के थ्रू लोग गुजर के भी आए होते हैं लेकिन वो चीज़ मिस हो जाती है। हमने उसको, जैसे अभी आपने हेपेटाइटिस सी की भी बात की, कई लोगों को जब पता भी चलता है दे फील इट विल वॉश आउट, दे कंटिन्यू विद द सेम प्रैक्टिसेस, बाहर खाना, हाइजीन को मेंटेन नहीं करना, टिल वन फाइन डे यू सडनली रियलाइज के यू टू फार गॉन। हेपेटाइटिस में ख़ास तौर पर अननेसेसरी इंजेक्शंस, ये बहुत मेजर इशू है हमारे अमूमी तौर पे। एज अ नेशन वी हैव मैनी मोर इंजेक्शंस पर कैपिटा देन द ग्लोबल एवरेज। और उसमें फिर होता ये है कि एक तो इंजेक्शन ज़्यादा लगते हैं, फिर अगर आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, बहुत सारी क्लिनिक्स या डॉक्टर साहिबान जो हैं अगर खुदा न खास्ता रीयूज़ कर रहे हैं नीडल, तो फिर वो बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे पास तमाम तर डिटेल्स, शौकत खानम एक प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी है। कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि हम तो वो वाली जनरेशन है कि स्टूडेंट्स होते हुए वी यूज्ड टू गेट अ लिटिल बैज एंड से आई एम इमरान खान्स टाइगर एंड वी आर रेजिंग फंड्स फॉर शौकत खानम, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि देयर इज अ होल न्यू generation, probably 2 generations, who have adopted the same practice and who take just as much pride in Shaukat Khanam. So please come forward, it's for a cause. आप आइए और तमाम तर डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। ज़कात और एहतियात आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कराची हॉस्पिटल, द शौकत खानम कराची हॉस्पिटल विल ओपन डोर्स फॉर्मली ऑन द 29th of December 2023 और उसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल फॉर बीइंग हियर।